So today's we will be discuss a new poem of which is written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रोस्ट सर के द्वारा लिखा गया एक नया कविता में हम लोग इंटर कर चुके हैं। ठीक है, समझ गए? यानी कि जो आपने डस्ट ऑफ स्नो जो पढ़ा था वो लिखा गया था किसके द्वारा, बोलिए, याद है ना? रॉबर्ट फ्रोस्ट सर के द्वारा, राइट? उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक और कविता है जिसका नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। वेल, इंक भी और मार्कर दोनों खत्म हो गया था, तो हमने नया इंक और मार्कर भी लाया। आपको लग रहा होगा कि पुराना दिखा रहे हैं, तो ये देखो, अब सही है जी। बट इसमें भी कुछ है, कुछ दिन और चलेगा, काफी दिन मतलब चल सकता है। एडवांस में ले लिए, कब खत्म हो जाए क्या पता। सो तैयार हो फायर एंड आइस पढ़ने के लिए? सो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस का उत्तर दो मेरा। जैसे हर एक व्यक्ति के अंदर गुस्सा होता है जी, और हर एक व्यक्ति के अंदर मोहब्बत वाला फीलिंग भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि गुस्सा कभी कभी इतना ज्यादा हो जाएगा इस संसार में जिसके कारण ये दुनिया बर्बाद हो सकता है? मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि कभी कभार गुस्सा इतना ज्यादा हो जाएगा इस दुनिया में कि उस गुस्से में ये पूरा दुनिया खत्म हो जाए, ऐसा हो सकता है ना? हाँ या ना मैसेज में चैट बॉक्स में लिखना तुम, मैं जानना चाहता है। हर एक आदमी का अपना अपना नजरिया हो सकता है कि नहीं सर, गुस्से में कैसे खत्म हो सकता है। तो ह्यूमंस इमोशन के कारण दुनिया खत्म हो सकता है या ना? हाँ या ना, राइट? आओ बहुत अच्छे से समझते हैं, चिंता की कोई बात है नहीं, ठीक? सो नेम ऑफ द पोएम दैट इज द excuse me, fire and ice. This is the name of our chapter, right? ये हमारा चैप्टर का नाम है। फायर का मतलब क्या हुआ बताओ? आग, राइट? और आइस का मतलब क्या हुआ, बोलो? बर्फ। ठीक है, विजुअल है ना जी, बहुत अच्छे से। लगभग ठीक ही है। फायर का मतलब क्या हुआ बताओ? आग हुआ, और आइस का मतलब बर्फ है। ठीक है, सो फायर एंड आइस ये हमारा पोएम है, लिखा गया है किसके द्वारा? बाय आर फ्रोस्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रोस्ट सर ने इस पोएम को लिखा है। क्लियर है? समझे? सबसे पहले आप यहां पे फायर एंड आइस का मतलब समझो पोएम, ठीक? या फिर पहले पोएम को ही पढ़ा देते हैं लेक्चर के थ्रू, ट्रिक के थ्रू, फिर हम लोग समझते हैं। सो फायर एंड आइस वाले में थीम क्या है, ठीक है, स्टोरी क्या है, वैल्यूज क्या है, इन सब का मतलब देखिए, स्टोरी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हर एक चीज में कुछ ना कुछ इंग्लिश लिटरेचर की बातें करें तो किसी न किसी चीज के ऊपर बहस हो ही रहा होता है। तो वही कह रहे हैं कि चर्चा किस चीज के बारे में, ठीक? तो इसमें बातें ये किया जा रहा है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट सर यानी कि पोएट जो है वो कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, संसार है, इस दुनिया का अंत जो है, यानी कि द एंड बोल रहे हैं इसको, एंड जो है वो फायर में होगा, आग से होगा। इस दुनिया का अंत फायर से होगा, ठीक? फिर रॉबर्ट फ्रोस्ट सर अगले स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं? अगर इसका थीम या फिर स्टोरी या फिर मोरल, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, वो ये कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? ये जो वर्ल्ड है, यानी कि ये जो दुनिया है, संसार है,
इस वर्ल्ड का द एंड जो है वो कैसे होगा? तो आइस में होगा, यानी कि बर्फ के कारण होगा। ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर अपने जो पोएम है फायर एंड आइस, उसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, यानी कि दो चीजों के ऊपर जो है वो बहस किया जा रहा है। सबसे पहला चीज वो बोल रहे हैं कि संसार का अंत जो है वो आग से होगा, या फिर वो बोल रहे हैं कि संसार का अंत जो है वो बर्फ से होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब उनका है। तो तेरे को क्या लग रहा है, तुम्हारे मन में क्या सोच रहे हो कि आग, यानी कि सच में कुछ आग लगे, या फिर सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या फिर सूर्य पृथ्वी से टकरा जाए तो आग से अंत हुआ, या फिर आपको ये लग रहा है कि आइस यानी कि सूर्य जो है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, एक दिन खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी पर जितना भी पानी है सब कुछ जमना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि हमारे नसों में ब्लड जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो भी एक समय के बाद जम जाएंगे। बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो जम ही ना जाएंगे जी, अकड़ जाएगा शरीर, है कि नहीं? तो कैसे अंत होगा फायर में? पता नहीं किसी ने बगल में मिर्ची जला दिया, और मेरे को खांसी है नहीं ऐसे। तो फायर में या आइस में, आग से या बर्फ से, कैसे, दोनों में से कैसे होगा? आपको क्या लगता है, आप बताइए। ठीक, इस संसार का अंत आग में होगा या फिर बर्फ में होगा? आपको बताना है भाई। मैसेज कर दिया, उसके बाद मेरे से उत्तर सुनो भाई। चलो बहुत सही। जैसे अभी बार चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, ठीक है, उसको में से किसी एक को लगे कि बहुत हो गया बम बारूद, अब सीधे न्यूक्लियर मिसाइल्स बटन्स को ऐसे प्रेस किया जाए और फिर न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च किया जाए, और हमारे पास इतना न्यूक्लियर मिसाइल्स है कि इस पृथ्वी का अंत जो है वो कई बार किया जा सकता है, यानी कि ऐसा ऐसा पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है, इतना न्यूक्लियर मिसाइल। जो पुराने जमाने में ब्रह्मास्त्र होता था, आज ब्रह्मास्त्र के रूप में साइंस के पास क्या है? ब्रह्मोस है भारत में, राइट? मिसाइल्स, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, है ना, तरह तरह के, राइट? ओके। तो वो लॉन्च हो जाए तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, तुरंत एकदम पिघल के खत्म हो जाएगा, दीवार, मट्टी, लोहा सब पिघल जाएगा जी, है कि नहीं? राइट? तो यही तो सवाल है कि कैसे मतलब अंत होगा, राइट? ठीक। तो आपको क्या लगता है कि पोएट जो है वो इन्होंने पोएम को बस यूं ही लिख दिया कि आग से अंत होगा कि आइस से अंत हो गया? एक्चुअली में जो पोएट पोएम में लिखता है उसका डबल मीनिंग होता है। जैसे आम भाषा में आप अपने दोस्तों के साथ में या फिर किसी से फ्लर्टिंग करते हो, यानी कि हंसी मजाक, तो डबल मीनिंग वाली बातें करते हो, तो वैसे ही कभी हमेशा अपने पोएम में डबल मीनिंग वाला बातें रखता है। एक्चुअली में वो सिखाना कुछ और ही चाह रहा है, समझ गया ना? पोएम तो हम पढ़ा दिए, पोएम इतना ही है। कभी कह रहे हैं कि आग से अंत होगा, फिर कभी कह रहे हैं नहीं बर्फ से अंत होगा। लेकिन यहाँ पे फायर एंड आइस जो है वो सिंबल किसका है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप समझ आ गया है असली चीज को समझने का। आओ चलो समझते हैं, है कि नहीं? देखो यहां पे जो फायर है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दर्शाता है किसको? तो फायरी या फिर वायलेंट इमोशंस को, फायरी या फिर वायलेंट इमोशंस को। और आइस जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोल्ड इमोशन को। इसको कोल्ड इमोशन को, ठीक। फायरी एकदम, यानी कि फायर जो है वो रिप्रेजेंटेशन है गुस्से का, एंगर का, ठीक। तो फायरी इमोशन या फिर वायलेंट इमोशन में क्या आ जाता है? तो इसको में आ गया डिजायर, ठीक है। डिजायर हो गया, ग्रीड हो गया, जिसको लालच भी बोलते हो, और आ जाता है क्रूएल्टी, ठीक है, और आ जाता है ब्रूटलिटी, ठीक, और हो गया एंगर यानी कि गुस्सा, ठीक। हमारे कोल्ड इमोशंस में क्या क्या आ गया भाई? तो कोल्ड इमोशन में हेट, नफरत, ठीक है,
और हो गया इनडिफरेंस, ठीक है, इनसेंसिटिविटी हो गया। और क्या हो गया भाई, बोलो। जेलस हो गया, जेलसली, ठीक। तो ये सारे के सारे जो हैं वो ये कोल्ड इमोशंस और ये फायरी इमोशंस है। फायरी इमोशंस यानी कि गुस्से वाला, और ये वाला है जो एक तरह से बोले तो स्वीट पॉइजन है, मरना दोनों से है, लेकिन एगो है कि तड़पा करके मारेगा, तो एगो है कि स्वीट पॉइजन। जैसा नहीं कहते हो दोस्तों के बीच में, कह रहे यार ये बहुत स्वीट पॉइजन बोलता है, नहीं, तो स्वीट पॉइजन हमारा कोल्ड इमोशन है, और जो सच में पॉइजन है, तुरंते पियो तुरंते नुकसान, वो है फायरी इमोशंस। तो सो किससे इस दुनिया का अंत होगा, कोल्ड इमोशन से या फायरी इमोशन से, बोलो, है कि नहीं। रसिया या फिर जो कुछ भी यूक्रेन वार आपने देखा है कि नहीं, या फिर हमारे भारत में पुलवामा अटैक ये सब हुआ, तो जो कोई भी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उसको लगे कि यार बहुत हो गया, इस दुनिया में कुछ रखा हुआ है नहीं, बटन्स को अब दबाया जाए तो हमारा ये दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड वार अगर हुआ तो। क्यों? क्योंकि आज के डेट में तो सभी के पास मिसाइल्स है, सभी के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एटॉमिक बम है कि नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स है, राइट, जो कुछ भी नाम आप बोले, है कि नहीं, राइट। सो अब बारी बारी से समझते हैं डिजायर के वजह से कैसे दुनिया का अंत होगा। जब व्यक्ति के अंदर डिजायर हो जाता है या फिर ग्रीड, लालच बढ़ जाता है कि भाई मेरे को वो चीज चाहिए, मेरे को वो चीज चाहिए, मुझे बहुत पसंद है, वो उस चीज के लिए हम कुछ भी करेंगे, तो फिर वो अपना आपा खो देता है और अगले व्यक्ति को नुकसान करने पर तुल जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोभ में फंस गया। तो ये एंगर वाला, ये फायरी इमोशंस है, ठीक है। यहां पे FIE होगा, फायरी इमोशंस या फिर वायलेंट इमोशंस, ठीक। FIRE कैसे लिखाएगा फायरी, क्या ऐसे? जो भी हो, ठीक ना, मैं ऐसे ही लिखता हूं इसको, ठीक है, मैं ऐसे ही लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओ ना, बाकी हटाओ ना स्पेलिंग, अब ख्याल नहीं आ रहा तब बातें अलग है कि नहीं। सो तो उसको लगता है कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सो तो उसको लगता है कि कैसे अंत होगा, बोलिए, डिजायर समझा रहे थे नहीं। सो तो डिजायर से तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे हमारा वायलेंट इमोशंस है, ठीक। क्रुएल्टी यानी कि निर्दयता, यानी कि आप निर्दयी बन जाओ, किसी दूसरे पर ध्यान ही नहीं दो, एकदम निर्दयी हो जाओ, एकदम हार्ड मांस का, अगला दिन मरे तो मर जाए, मार देंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं। क्रुएल्टी, तो ये सब फायरी इमोशंस है कि आप मरने मारने पर तुले हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकदम बने हुए हैं, कबो कबाल गांधी भी बन के रहा करा, तो ये भी हमारा फायरी इमोशंस है। ब्रूटलिटी वही क्रुएल्टी ही हुआ, एंगर गुस्से में, कहावत में भी है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उसका विवेक घट जाता है। अगर आपके पास गन है, गुस्से में है, आप गन चला दीजिएगा, है कि नहीं, तो इससे भी हमारा दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे कहा ना, मिसाइल्स है, बटन से दबा दीजिएगा, शहर खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये सारे के सारे जो है वो वायलेंट इमोशंस, आप सही है, FIRY, ठीक ना जी। क्लियर। अब देखो, कोल्ड इमोशंस, हेट, नफरत की भावना रखते हो तो अगला आदमी को तो कुछ नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत की भावना रखते हो और कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करोगे ही, अगर किसी से आप नफरत करते हो तो। ये सारे के सारे कोल्ड इमोशंस है। इनडिफरेंस,
इंडिफरेंस क्या होता है कि आप अपने में ही मगन रहो, किसी दूसरे पर ध्यान ही नहीं दो, अगला दिन भाड़ में जाए, हमको नहीं मतलब है, हमें बस अपने आप को ही प्रवाह प्रवाह करते हैं, अपने आप को ही, दूसरे को परवाह ना करना, ये इंडिफरेंस कहलाता है। तो ये कोल्ड इमोशंस है। तो ये भी बेकार है यार, अगला आदमी मर रहा है तुम उसको हेल्प नहीं कर रहे हो यार, अगला आदमी को हॉस्पिटल की जरूरत है, तुम अपने में ही मगन हो, अरे गिर गया छोड़ो अपना काम करो। तो इससे भी दुनिया का अंत हो सकता है। अगर सभी आदमी ऐसा बन जाए तो दिक्कत। इनसेंसिटिविटी, जेलसली आप समझते हो, किसी से जलन की भावना रखना, ईर्ष्या द्वेष जलन की भावना है कि नहीं। अरे यार उसके पास 2 कार है, एक बंगला है, बड़ा सा मर्सिडीज है, ये है वो है, मेरे पास है नहीं। अब जलस फील करोगे, और जब जलस फील करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उसको पहुंचाने का प्रयास करवे करोगे। तो सब आदमी एक दूसरे से जलने लगे तो भी इस दुनिया का अंत हो सकता है। कोई लड़का बोल रहा है इनसेंसिटिविटी समझाइए, जरूर समझाऊंगा। मेरे को लगा पहले ये बता दें इसके बाद बताएंगे, है कि नहीं। तो बता रहा हूं इनसेंसिटिविटी क्या होता है, समझो। एक्सक्यूज मी। इनसेंसिटिविटी का मतलब हुआ, मान लो आप कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप ठंडी का मौसम है, आप कार में बैठे हुए हैं, ऊपर से ब्लेजर भी पहने हुए हैं, ठंडे वाला कपड़े भी पहने हुए हैं ताकि आपका शरीर गर्म रहे, और आपने हीटर भी तेज किया हो। लेकिन कोई बाहर गरीब दुखियारा बच्चा जा रहा है जिसके पास ठंडे में पहनने के लिए बढ़िया सा कपड़ा नहीं है, वो गर्मी वाला ही कपड़ा पहन रहा है और फिर भी वो चल रहा है। आपने उसको देखा, ठीक है, और आपने देख करके सोचा कि अरे यार इतना ठंडा में वो कैसे जा रहा है कि नहीं। और आपने उसको देख करके क्या किया, अपने कार का हीटर को और तेज कर लिया, बजाय उसकी मदद करने का, हेल्प करने की बजाय, सांत्वना दिखाने के बजाय आपने अपने कार का हीटर को ऑन कर लिया यार, है कि नहीं। तो ये इनसेंसिटिविटी कहलाया, ठीक है। तो ऐसा आदमी भी सब हो जाए तो भी ये कोल्ड इमोशंस है, तरह तरह ही सही, लेकिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो रॉबर्ट फ्रोस्ट सर, तुम 10th क्लास में पढ़ते हो, समझो बात को, आपको एक बढ़िया इंसान बनना है पढ़ लिख करके, इसीलिए इन सभी चीजों को समझना है कि नहीं। पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है एक बढ़िया बेहतर इंसान बनना है, सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति आपके अंदर होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। यानी कि अगला आदमी बोल रहा है उसके बात में आ गए, फिर कोई और बोला उसके बात में आ गए, तो फिर यहाँ पे भी तो दिक्कत है। ऐसा सब आदमी हो जाएगा कि जो अगला बोला उसके बात में आ जाओ तो भी दुनिया का अंत हो जाएगा, ठीक। तो समझ गया ना। तो ये कोल्ड इमोशंस है, ये था हमारा फायरी इमोशंस। तो कवि जो है वो अपने पोएम में बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि भैया अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, काबू में रखो, नहीं तो इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन के कारण बन सकता है, ये दुनिया समाप्त हो सकता है, ठीक है। समझ गए। ये दोनों जो फायरी इमोशंस और कोल्ड इमोशंस है ये सबके अंदर होता है, मेरे अंदर में भी। लेकिन भगवान और राक्षस में अंतर है। भगवान कौन है कि जिस चीज का जरूरत तब है उस चीज को उसी समय देंगे जी, भगवान है। लेकिन राक्षस कौन, जिस चीज की जरूरत भी नहीं है उस चीज को सप्लाई कर रहे हो, या तो तुम राक्षस बन गए। गुस्सा दिखाने के समय नहीं है लेकिन उस समय तुम गुस्सा दिखा रहे हो तो तुम राक्षस कहलाओगे, है कि नहीं। जहां मोहब्बत दिखाने के स्थान है वहां पे भी गुस्सा दिखा रहे हो तो तुम राक्षस कहलाए ना। जैसे कोई मर गया है, अब मातम मनाने के बजाय वहां पे तुम गेम खेलो, हंसो मुस्कुराओ, है कि नहीं। तो दिक्कत है ना जी। राक्षस में सब कहा कैसा पागल है, शोक सभा में आया है कि शादी में आया है, राइट, क्लियर है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, ठीक है। बोलना आसान है कि कंट्रोल में रखो, लेकिन कैसे हो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ऐसे पार्थी मार के बैठो, बुद्ध नियत ऐसे करो, यहां से ऐसे करो, इस तरह से, और ऐसे बैठ करके पार्थी मार के एकदम आधा घंटा 1 घंटा इस तरह से जो है वो ध्यान लगाओ और फोकस करो। ये जो मस्तिष्क के तीसरा यहाँ पे है, यहाँ पे देखने का प्रयास करो, कुछ नहीं दिखता है तबाहियो वहीं पे नजर रखो और मन में विचार कम लाओ। लेकिन शुरुआत में मन नहीं लगता सर, कोई फेवरेट बढ़िया सा अच्छा सॉन्ग प्ले कर लो और फिर गाना भी सुनते रहो और ध्यान भी लगाते रहो, ये सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका है। मेडिटेशन कीजिएगा, आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, इस दुनिया का अंत होने से बचेगा। नहीं तो इस दुनिया का अंत फायरी इमोशंस यानी कि गुस्से वाला, निर्दयता वाला भावना से हो सकता है, नहीं तो फिर कोल्ड इमोशंस यानी कि अंदर ही अंदर आप जल रहे हैं दूसरे से तो भी तो अगले को नुकसान करना चाहिएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनना है,
क्लियर है? तो इसी के साथ पोएम जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, पोएट का क्या मैसेज है इस पोएम के माध्यम से कि अपने कंट्रोल योर इमोशंस, अपने इमोशंस भावनाओं को काबू में रखो। दूसरा मैसेज है कि बी काइंड, दयालु रहो। तीसरा मैसेज है बी हम्बल, हम्बल रहो। हम्बल का भी मतलब काइंड ही हुआ। ठीक है, चलो खत्म हो गया जी। इसको लिखना चाहता है लिख लीजिए, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। मुझे यकीन है कि तुमने इसे लिखा होगा। अब समय आ गया है कि हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ें एक एक करके। सो आर यू रेडी? इसको लिख लिए हैं तो मैं मिटाना चाहूंगा, है ना? मिटा दें। देखो, जो कुछ भी छोटा पोएम रहेगा मैं तेरे को बोर्ड पर लिखा करके पढ़ाएगा, लेकिन जो लॉन्ग लॉन्ग पोएम है उसको तो बोर्ड पर लिखाना संभव नहीं है। तो इसीलिए फायर एंड आइस ये छोटा सा पोएम है, इसीलिए बोर्ड पर लिखा करके बता रहा। नहीं तो ऐसे तो एक बार पोएम खत्म ही कर दिया है ना। ये दोबारा पढ़ा रहे हैं, राइट? लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक है, पोएम है हमारा फायर एंड आइस, लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। पोएम ये शुरुआत होता है कि सम से the world will end in fire, और some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire, but अब दूसरा पैराग्राफ है, ठीक ना? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक I know enough of hate to say that for distraction ice is also great, and wood suffice
एंड वुड सफाइस। ठीक है, यही हमारा छोटा सा पोएम है, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग इसको एक बार देख लो। ये हमारा पोएम है फायर एंड आइस, पूरा हमने बुक वाला लिखा दिया एनसीईआरटी का। ठीक है, इसी को पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में आप आंसर कीजिए। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया गला को। पोएम को पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग का कहना है कि इस दुनिया का अंत जो है वो फायर से होगा, आग से होगा, और सम से कुछ का कहना है कि आइस से होगा इस दुनिया का। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, आई हैव जो है वो पोएट के लिए यूज हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर के लिए। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पोएट कहते हैं कि हमने इस दुनिया को जहां तक जाना है, समझा है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, और मैं उसके साथ खड़ा हूं और उसकी बातों से सहमत हूं जो कहता है कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, आग से होगा। क्लियर है, ये स्टेंजा खत्म हो गया जी। ठीक, अगला स्टेंजा में कहते हैं बट, लेकिन सुनो जरा फिर से पोएट का कहना है, बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहां पे पेरिस का मतलब है डाई या फिर डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, वहीं कह रहे हैं ट्वाइस का मतलब हुआ दो बार, दो बारी। ठीक, बट इफ आई इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया का अंत दो बारी होना है, ठीक है, एक बार तो बोल दिया फायर से, वो फिर से कल्पना करते हैं और बोलते हैं कि अगर इस दुनिया का अंत दो बारी होना है तो आई थिंक, मैं सोचता हूं और जानता हूं, आई नो जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, इनफ का मतलब सफिशिएंट, काफी है, इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो इस दुनिया का अंत दो बार होना है तो मैं जानता हूं घृणा, यानी कि काफी घृणा फैला हुआ इस दुनिया में, यह कहने के लिए टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब हुआ अंत, डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि बर्फ से भी अंत हो सकता है। तो आइस जो है वो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है किसका, हेट का, नफरत का, और फायर जो है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, देखो लिखा है डिजायर का, यानी कि इच्छा से अंत होगा। राइट, अब पहले ही पढ़ा दिया। राइट, एंगर, गुस्सा, ये सबसे, लोभ से। ठीक, तो अगर इस दुनिया का दो बार ही अंत होना है तो मैं नफरत की भावना को भी जानता हूं जो इस दुनिया में खूब है, जिसके कारण इस दुनिया का अंत हो सकता है, यानी कि आइस से होगा। ठीक है, इज ऑल्सो ग्रेट, आइस भी काफी है इस दुनिया के लिए। एंड वुड सफाइस, जो कि सफिशियंट है। ठीक, सफाइस का मतलब है इनफ। ठीक, यानी कि काफी है, काफी है। ठीक, आइस भी सफिशियंट है कि उसके कारण भी दुनिया का अंत हो सकता है। क्लियर है, तो इसी के साथ जो है वो आपका ये छोटा सा पोएम, खूबसूरत सा जो है वो खत्म होता है। ठीक, अब फिर से सुनेगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर ने फायर एंड आइस को लिखा है, उन्होंने बताया कि इस दुनिया का अंत या तो फायर में होगा और नहीं तो फिर आइस से होगा। क्लियर है, फायर से होगा यानी कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा नफरत की भावना है, तो वो आइस के लिए आया है नफरत, लेकिन डिजायर की भावना भी है, एंगर है, गुस्सा है, लोभ है, ये सब कुछ फायर का रिप्रेजेंटेशन है। फायर जो है वो इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके कारण दुनिया का अंत हो सकता है। ठीक, फिर कहते हैं आइस है, यानी कि हेट, नफरत की भावना, जलस की भावना, है ना, अपने आप में ही मगन रहो, इनडिफरेंस। ठीक है, तो ये सारा कुछ भी है इस दुनिया में जिसके कारण इस संसार का अंत हो सकता। बस यही पोएट का पोएम था जो कि खत्म होता है। हमने आपको तीन तरीके से पढ़ा दिया, लेक्चर के थ्रू, लाइन बाय लाइन, और फिर ट्रिक के माध्यम से भी। क्लियर है, उसका डबल मीनिंग भी बता दिया। मैसेज क्या है इस पोएम का, काइंड रहो, दयालु रहो, अपनी इमोशन को कंट्रोल में रखो। ठीक है, नहीं तो इस दुनिया का अंत हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब हम लोग इसको में देखते हैं राइमिंग स्कीम। ये देखो यहाँ पे फायर है, ठीक, तो इसके लिए हम लोग ए लिख दें। ठीक, ये देखो आइस है तो इसके लिए हम लोग बी लिख दें। ये देखो फिर से आ गया आयर, IRE, यानी कि ये ए नियत लग रहा है तो ए लिख दिया। ठीक, ये देखो फायर,
ठीक, तो यहां पे भी ए ही हो जाएगा, है ना, ए बी ए ए। ठीक, ये देखो आइस है, अगला फायर ही है ना जी, हाँ फायर है, वहीं चेक कर रहे थे कि ए ही होगा ना, हाँ आइस है। ठीक है, तो यहाँ पे ए होगा, ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है, तो ये देखो आइस है तो इसके लिए हम ए लिख दें। ठीक, ये देखो हेट है, टीई है, इसके लिए हम लोग बी लिख दें। ठीक, ये देखो आइस है, क्या है, आइस है, आईसीई हो गया, तो आईसीई ए जैसा ही है, ए लिख दें। ठीक, ये देखो ए टी, ई ए टी, ए टी इसके जैसा ही कुछ लग रहा है। ठीक, तो ए लिख दें इसके लिए। ठीक, ये देखो आइस, तो इसके लिए बी लिख दें। अब मिलाओ, इसका है ए बी ए ए, इसका है ए बी ए ए बी, कुछ इस तरह से है, तो ये इसका क्या होता है, खत्म हो जाता है, समझ गया ना। ट्वाइस लिख, ट्वाइस के लिए ए आया, ए टी ई के लिए बी आया, फिर आइस के लिए ए आया, फिर ग्रेट है ए टी, अरे ये तो बी होगा नहीं, ए टी, ए टी, यहां पे बी होगा, ए कैसे लिख दिए, बी, और ये देखो आइस है, आईसीई, तो यहां पे भी क्या होगा, ए होगा। अब ये राइमिंग स्कीम जो है वो करेक्ट हुआ। ठीक है ना, चेक करना जरूरी होता है भाई। ठीक, ए बी ए बी ए, ये देखो इसमें है, दूसरा पैराग्राफ में है ए बी ए आया है, इसमें है ए बी ए ए, तो दोनों पैराग्राफ, दोनों स्टेंजा का जो हमारा राइमिंग स्कीम है वो अलग अलग है। काहे अलग है, कोई पूछ सकता है सर एक ही जैसा क्यों नहीं है, इसमें भी रहता है ए बी ए, तो इसमें है ए बी ए, नहीं है, ए बी ए है, अलग अलग इसलिए है क्योंकि पोएट ने दोनों स्टेंजा में अलग अलग एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज के ऊपर चर्चा किया है। किस इसके ऊपर चर्चा किया है, एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज के ऊपर चर्चा किया है, यानी कि एक में फायर से अंत होगा, वो बोला है गुस्से से अंत होगा, और एक में बताया है कि आइस से अंत होगा, इसीलिए इस दोनों स्टेंजा का राइमिंग स्कीम जो है वो अलग अलग है। ठीक, ओके, तो ये राइम स्कीम जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पोएटिक डिवाइस, क्या देखेंगे, पोएटिक डिवाइस कि कौन सा पोएटिक डिवाइस जो है वो पूरे पोएम में यूज हुआ। ये देखो ये एस है, यहां पे भी एस है, ठीक, ये देखो एस है, तो सा सा के आवाज जो है वो रिपीट हुआ है, तो जब एक ही तरह का वर्ड जो है वो रिपीट हो तो क्या है, वो एलिट्रेशन है, क्या है, एलिट्रेशन है। ठीक, क्लियर, ये देखो आई आई यानी कि वॉवेल साउंड रिपीट हुआ है, आई जो है वो ए ई आई ओ यू वॉवेल्स है ना, तो जब वॉवेल साउंड रिपीट करे तो उसको बोलते हैं एजोनेंस, क्या बोलते हैं, एजोनेंस, तो यहां पे एजोनेंस भी यूज हुआ है इस पोएम में, एजोनेंस, दो पोएटिक डिवाइस हो गया। ये देखो सम से अब फिर से आ गया, सम से, यानी कि जब सेम वर्ड दो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में ही आ जाए, दो लगातार कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में एक ही वर्ड आ जाए, ठीक, तब उसको क्या बोलते हैं, एनाफोरा बोलते हैं, क्या, तो एनाफोरा यूज हुआ है, एनाफोरा। ठीक है, और एलिट्रेशन इसलिए हुआ ना क्योंकि एक ही लेटर जो है वो रिप्रेजेंट, मतलब एक ही लेटर जो है वो रिप्रेजेंट
इट मीन्स कि रिपीट किया है, तो इसीलिए एलिट्रेशन हो गया। क्लियर, एनाफोरा हो गया। और देखिए, जब आपने इस पूरे पोअम को पढ़ा तो आपके दिमाग में एक इमेज बना कि आग से ऐसे अंत होगा, बर्फ से ऐसे होगा, हो सकता है बर्फ पिघल जाए या फिर सारा पानी जम जाए, इमेज बना। तो ये जो है कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इमेजरी। ठीक, इमेजरी। क्लियर, इमेजरी। तो ये पूरा पोएम जो है वो इमेजरी है, GERY, इमेजरी है। क्लियर है? ठीक। और देखो, इस लाइन में फुल स्टॉप है? नहीं है। इस लाइन में भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी फुल स्टॉप है ही नहीं। सच में नहीं ना, फायर में यहां पे फुल स्टॉप है। हो फेवर, हाँ देखो यहां है फुल स्टॉप। तो जब भी कोई लाइन्स हो पोएम का जिसमें फुल स्टॉप नहीं है, इसमें भी देखो यहाँ कॉमा है लेकिन इसमें भी फुल स्टॉप नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है फुल स्टॉप, यहाँ है। तो जो भी लाइन्स में फुल स्टॉप नहीं है, ना ही कोई पंक्चुएशन मार्क है, ना कॉमा है, ना कुछ है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उसको इंजाम्बमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजाम्बमेंट। ठीक है। तो ये 2, 2, 4, 5 तरह के पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। और हुआ है सर, तो ये देखो फायर जो है वो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिजायर को, है कि नहीं? आइस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हेट को। यानी कि सिंबल्स है, आइस और फायर किसका सिंबल है? तो फायर सिंबल है डिजायर का, आइस सिंबल है हेट का, नफरत का। देखो, ठीक है। तो सिंबोलिज्म, तो पोएटिक डिवाइस और क्या हो जाएगा? तो सिंबोलिज्म लिखेंगे। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 तरह के पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज हुआ है इस पूरे पोएम में। ठीक है। पोएटिक डिवाइस का पूरा लेक्चर होगा, आपको देखना पड़ेगा तो आप समझ जाएगा कि पोएटिक डिवाइस क्या है। शॉर्ट में बता देते हैं। कवि जो है वो अपने पोएम में पोएटिक डिवाइस यूज करता है ताकि उसकी खूबसूरती जो है वो पोएम का बढ़ जाए, और कोई बात है नहीं। खत्म हो गया? ठीक। तो ये जो है वो पोएम जो है वो डिटेल में समाप्त होता है। ठीक है, क्लियर है? एक आओ क्वेश्चंस जो है वो लिखना चाहो तो होमवर्क में लिख लो। ठीक है, अपने मन से लिख के लाना। राइट डाउन समरी ऑफ द पोएम फायर एंड आइस in your own words in about 100 words। ठीक है। सो ये क्वेश्चंस है। वैसे अगले क्लास में मैं खुद समरी लिखाऊंगा ही, है ना। सो ये पोएम आपको कैसा लगा आप जरूर बताना, है कि नहीं? मैं जानना चाहता हूं आपसे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको तहे दिल से बताता हूं भाई, मेहनत करता हूं आपके लिए, है ना। तो देखिए, जो कुछ भी हमने पढ़ाया, आप 10th में आ चुके हैं, आपके अंदर लिखने की क्षमता होनी चाहिए, राइट। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्षमता आ गया है? तो इसको जो है वो लिखो, इसको आंसर जो है वो खुद से बनाओ। गलती होता है कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं अगले क्लास में समरी लिखाऊंगा ही। प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्लियर है? तो इन सभी चीजों को नोट करो। लगभग टाइम भी हो ही गया है ना। इसको नोट करो जल्दी से, और किसी को कुछ पूछना है तो बोलो जल्दी से भाई। मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ पूछना भी होगा। क्यों? क्योंकि सभी चीजें तो बता दिया जी, कुछ रहे तब ना कि सर उसको बता दीजिए, सर वो ऐसे, सर ये ऐसे, राइट। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट लेफ्ट। क्लियर है? अब कोई लड़का बोलेगा कि सर इस पोएम को फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर के द्वारा लिखा गया, एक लाइन में खत्म कीजिए। कर सकता हूं जी, कर दें? हाँ चलिए कर दीजिए। तो देखो, सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो फायर एंड आइस में वो बताना ये चाहते हैं कि इस दुनिया का अंत जो है वो फायर से होगा, और नहीं तो इस दुनिया का अंत आइस से होगा। सबसे पहला स्टेंजा में उन्होंने बताया कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। दूसरे स्टेंजा में बताया कि आइस से होगा। फायर है, आइस क्या है सर? तो फायर जो है वो यहाँ पे गुस्से को दर्शाता है, और आइस जो है यहाँ पे
नफरत की भावना को दर्शाता है। ठीक है, समझ गया। जैसे फायर जो है वो वायलेंट इमोशन को दर्शा रहा है और आइस जो है वो कोल्ड इमोशन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि हम लोग जानते हैं डिजायर यानी कि बहुत ज्यादा इच्छा किसी के अंदर पैदा हो जाता है तो वो डिजायर में कुछ भी कर सकता है तो दुनिया का अंत हो सकता है। ठीक ना, गुस्से में न्यूक्लियर मिसाइल हो जाएगा, दुनिया का अंत हो जाएगा, है ना। नफरत की भावना, ये सब जो है वो कोल्ड इमोशन यानी कि स्वीट पॉइजन है। तो नफरत की भावना रखेगा तो अगले को नुकसान करना चाहिए तो भी दुनिया का अंत हो जाएगा, सब ऐसा हो जाएगा। तो ठीक ना, एक लाइन में खत्म हो गया। ठीक है, 1 मिनट में खत्म हो गया ना। ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से जो है वो ये खत्म होते हैं। दोबारा से बता दिया, अब और कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर सी यू सून। ठीक, फिर चलते हैं तो फिर, है ना। और क्या है बताएं आपको, राइट। हो गया ना, लिख लिया ना, राइट। सो ये था कि इस दुनिया का अंत फायर में होगा कि आइस से होगा, राइट। जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्से में बोले, किसी को आप तकलीफ दे रहे हो तो क्यों ऐसा कर रहे हो, वो आपको डायलॉग बोले फिर कि मेरे को तकलीफ तो दे रहे हो लेकिन याद रखना मैं एक दिल का जला हुआ इंसान हूं, मैं तुम्हारे दुनिया को भी आग लगा कर दूंगा, तबाह कर डालूंगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह की भावना जो है वो नहीं रखना चाहिए। पोएट यही तो कह रहा है आपको कि अपने इमोशन को काबू में रखो, नहीं तो इस दुनिया का अंत का कारण बन जाएगा इमोशन, है कि नहीं। आप दिल जाले मूवी देख के आए, उसमें क्या बताया गया कि आग जो दिल में लगी है उससे पूरे दुनिया को जला डालूंगा, जो तेरी डेली उठी तो दुनिया को जला डालूंगा, है कि नहीं। इस तरह की भावना नहीं रखना है कि नहीं। अपने अंदर सब रखिए लेकिन कंट्रोल में इमोशंस को रखिए। ठीक है, तो ये खत्म होता है पोएम फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर के द्वारा लिखा गया। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।